नमस्कार। के न्यूज नेशनल के मंच में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती के बारे में बात की। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों को लेकर दिल्ली के एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के बाद के सबसे बुरे दंगे की जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की। सरकारी कामों में देरी और उससे होने वाले नुकसान को लेकर पीएम मोदी बेहद खफा नजर आए। अफसरों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी से फिर एक लिस्ट मांगी। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को एक सुरंगनुमा ढांचा खोजा गया। विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि यह सुरंग विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है। श्री गुरु तेज बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम में पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती के बारे में बात की और कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कि मुझे खुशी है कि इस सम्मान के लिए मैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियां, लोग, विचार का संगम या एक साथ आना है। उन्होंने कहा मेरी नजर में व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशिया और प्रशांत का संगम है। मैं ऋषि सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। इस विजन को साकार करने में भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार होगा। दिल्ली दंगे की जांच को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। दिल्ली में पिछले 4 साल दंगों को लेकर दिल्ली के एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि बंटवारे के बाद से ये सबसे बुरे दंगे जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की है। यह खूब दुखदाई है। जब इतिहास पलटकर इसे देखेंगे तो ये लोकतंत्र के प्रहरियों को दुख पहुंचाएगा। इस मामले में एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने शाह आलम, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई और राशिद सैफी और सादाब को मामले से बरी किया। कोर्ट का कहना था यह जांच संवेदनाहीन और निष्क्रिय साबित हुई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांस्टेबल को गवाह के तौर पर प्लांट किया गया था। जज विनोद यादव का कहना था कि यह केस करदाताओं की मेहनत की कमाई की बर्बादी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि पुलिस ने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान खींचा कि वारदात की जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि वाकई में आरोपी वहां मौजूद थे। न इस घटना के कोई चश्मदीद गवाह है और न ही इसके आपराधिक षड्यंत्र होने की कोई सबूत है। जज ने कहा मैं खुद को यह कहने से रोक नहीं पा रहा हूं कि जब लोग बंटवारे के बाद के सबसे बुरे इस दंगे को पलट कर देखेंगे तो आधुनिक तकनीकों के बाद भी सही जांच करने में पुलिस की नाकामी देखकर लोकतंत्र के प्रहरियों को दुख पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल करके गवाहों को तकनीकों के सबूती या असली आरोपी को ढूंढने की कोशिश के बिना केस को हल कर दिया। अफसरों के साथ हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने फिर लिस्ट मांगी। सरकारी कामों में देरी और उसके होने वाले नुकसान को लेकर पीएम मोदी बेहद खफा है। उन्होंने सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लिस्ट तैयार की जाए जिनमें कोर्ट या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों की वजह से देरी हो रही है। पीएम मोदी ने इन अटकी पड़ी परियोजनाओं के चलते सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान का ब्यौरा तैयार करने का भी निर्देश दिया। पीएम मोदी ने यह निर्देश 70वीं प्रगति बैठक के दौरान किया। प्रगति बैठक के दौरान पीएम मोदी ने 8 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, 6 रेल सड़क परियोजना
और बिजली क्षेत्र से संबंधित 2 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी की तरफ से दखल इस बात के संकेत दे रहे हैं कि सरकारी परियोजनाओं में बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वय के साथ कानूनी रास्तों का सहारा ले सकती है। बीते 25 अगस्त को हुई प्रगति बैठक के मिनट्स के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, रेलवे व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों को कानून व न्याय मंत्रालय की सलाह के साथ भूमि अधिग्रहण, वन या अन्य संबंधित मामलों पर सम्मानीय कोर्ट, एनजीटी आदि की तरफ से सुनवाए गए फैसलों की पहचान करनी चाहिए, जिनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। कैबिनेट सचिव को इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए। कोर्ट के ऐसे फैसलों के चलते विलंबित परियोजनाओं की सूची और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की लिस्ट भी तैयार की जानी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में एक सुरंग मिली। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को एक सुरंग नुमा ढांचा खोजा गया है। विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल का कहना है कि यह सुरंग विधानसभा से लाल किले को जोड़ती है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर स्वतंत्रता सेनानियों को एक से दूसरी जगह ले जाने में इसका इस्तेमाल करते थे। गोयल ने यह भी कहा, जब मैं 1993 में विधायक बना तो ऐसी बातें सुनता था कि यहाँ सुरंग मौजूद है जो लाल किले तक जाती है। मैंने भी इतिहास जानने के लिए सुरंग को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसे लेकर कभी कुछ साफ नहीं हुआ। अब हमें सुरंग का प्रवेश द्वार मिल गया है, लेकिन हम इसे आगे नहीं खोद रहे हैं। मुमकिन है कि सुरंग के आगे का रास्ता मेट्रो प्रोजेक्ट और सीवर इंस्टॉल करने में नष्ट हो गया हो। गोयल ने कहा कि जब देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी तो दिल्ली विधानसभा केंद्रीय विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। 1926 में इसे कोर्ट में तब्दील कर दिया गया और इस सुरंग के जरिए अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को कोर्ट तक लेकर आते थे। हम सभी ये तो जानते थे कि यहाँ एक कमरा है जहाँ फांसी दी जाती है, लेकिन उसे कभी नहीं खोला गया। अब आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मैंने उस कमरे का निरीक्षण किया। हम उसे सेनानियों के तीर्थ स्थान में बदलने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। फांसी वाले कमरे को अगले 15 अगस्त तक सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन समय के लिए मुलतवी की गई। श्री गुरु तेज बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। पहले इसकी कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए टाली गई। अब इसे अनिश्चितकालीन समय के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अकाली दल की तरफ से विधानसभा के बाहर सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस पर बड़े हमले किए। मजीठिया का कहना था कि हमने स्पीकर से मांग की थी कि सरकार को लेकर वोटिंग कराई जाए। कांग्रेस इस वक्त सिद्धू व कैप्टन खेमे में बटी हुई है। मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस फ्लोर टेस्ट से भाग गई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेसी मंत्री व विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहे हैं तो उनके रूप के बारे में पता चल जाता। इससे साफ हो गया कि कांग्रेस की अंदरूनी झगड़ा लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है। लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मजीठिया ने सिद्धू की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में पंजाब के मुद्दों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाए। मजीठिया पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के राजकुमार वेरका ने कहा कि अकाली दल पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू करने की बात कहकर बीजेपी की भाषा बोल रहा है। पहले अकाली दल किसानी नेताओं से आरोपों का जवाब दे कि चुनाव से इतने पहले वे प्रचार क्यों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पास बहुमत न होने के आरोप पर वेरका ने कहा कि उनका खुद का ही पता नहीं है कि कौन किसके साथ है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। दिल का परिंदा
जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का के न्यूज नेशनल के मंच पे स्वागत है। देश विदेश की अगली खबरों में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट म्यू पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये कई म्यूटेशन का जोड़ है। इस पर टीका बेअसर हो सकता है। वह वेरिएंट जनवरी 2021 में पहली बार कोलंबिया में मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम B1621 है। WHO इस पर नजर बनाए हुए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी पर अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा कि म्यू को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वेरिएंट कई म्यूटेशन का जोड़ है जो टीके से बने प्रतिरक्षा से बचने में कारगर है। इसका मतलब कि इससे म्यूटेशन कोरोना के खिलाफ टीका लगवाने के बाद भी शरीर पर अटैक कर सकते हैं। संगठन ने कहा कि यह वेरिएंट अपना रूप बदल रहा है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे अध्ययन की जरूरत है। बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच म्यू वेरिएंट की वैश्विक व्यापकता में गिरावट आई। वर्तमान में यह 0.1% से भी कम है, यानी वैश्विक स्तर पर इससे प्रसार की रफ्तार उतनी नहीं है। हालांकि कोलंबिया में 39% व इक्वाडोर में 13% में प्रसार बढ़ रहा है। अन्य देशों में भी छिटपुट मामलों में सामने आए। यूरोप व दक्षिण अमेरिका में गंभीर असर देखने को मिला। ब्रिटेन, अमेरिका और हांगकांग में भी म्यू के मामले सामने आए हैं। चिंताजनक बताया जा रहा कोरोना का म्यू वेरिएंट अब तक भारत में नहीं मिला। इसके अलावा एक और म्यूटेशन C1.2 का कोई केस भी इसमें नहीं आया। भारत में वायरस के 232 से अधिक म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। नई दिल्ली स्थित IGIB के डॉक्टर विनोद स्कारिया के मुताबिक म्यू B1.621 और B1.621.1 का एक भी मामला भारत में अब तक दर्ज नहीं हुआ। देश भर में जीनोम स्क्रीनिंग की निगरानी के रहे वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर स्कारिया ने कहा कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने म्यू वेरिएंट को गंभीर बताया। अब तक मिले साक्ष्यों से पता चला है कि इस नए वेरिएंट में आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। सामुदायिक प्रसार की क्षमता के कारण डेल्टा वेरिएंट की तरह ही यह आक्रामक हो सकते हैं। लद्दाख में सेना ने गुरुवार को एक अहम युद्ध अभ्यास किया। सेना ने लद्दाख में करीब 15,000 की फीट की ऊंचाई पर अपनी तैयारी को परखा, जिसमें युद्ध क्षमता को टेस्ट किया गया। सेना के मुताबिक लद्दाख में लाइव पावर एक्सरसाइज की गई। यहाँ युद्धाभ्यास सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अगुवाई में किया गया। सैन्य प्रवक्ता श्रीनगर की ओर से इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी भी दी। इसके साथ ही युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी जारी की थी। LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले साल मई के तनाव की स्थिति बनी थी। दोनों ही देशों के बीच कमांडर स्तरीय वार्ता के बीच विवादित स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की सहमति भी बनी। लेकिन पाकिस्तान की तरह चीन भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है, जिसको देखते हुए सेना मुस्तैद है। किसी भी नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए सेना तैयार है। लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात भारतीय सेना को हर मोर्चे का सामना करने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी पे मद्देनजर लद्दाख के नयोना में फॉरवर्ड बेस पर सेना के जवानों को SIG SWORD 716 असॉल्ट राइफल और स्वीस MP9 पिस्टल मुहैया कराई गई, ताकि चीन से लगे बॉर्डर पर सेना के जवान हर चुनौती का सामना कर सके। भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत SIG SWORD 716 असॉल्ट राइफल के पहले बैच को शामिल किया। इन अत्याधुनिक राइफलों का प्रयोग जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में भी किया जाएगा। इसी राइफल से भारतीय सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि ये राइफल नजदीक से मार करने में क्लोज कॉम्बैट और दूर से मार करने वाली राइफलों की श्रेणी की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। प्यासा राजस्थान है। प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी से 10 जिलों में अभी तक जल संकट है।
आधे से ज्यादा मानसून गुजरने के बाद भी राजस्थान प्रदेश के 727 में से 276 बांध पूरी तरह खाली है। पाली जिले को सप्लाई करने वाले जवाई बांध में सिर्फ 10 फीट पानी बचा। वही वजह है कि पहली बार आधा मानसून गुजरने के बाद भी पाली में वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई। यहां 1 अक्टूबर से जोधपुर से पानी की सप्लाई की जाएगी। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर भी लोगों को 4 दिन में एक बार पानी मिलेगा। इससे पहले 25 जुलाई 2019 को भी मानसून के दौरान वाटर ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन तब तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ था। यही हाल जयपुर समेत 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बिसलपुर बांध का भी है। इसमें सिर्फ 32% पानी बचा हुआ है। बांधों में पानी नहीं आने से अगली रबी फसलों की सिंचाई पर संकट हो गया। बिसलपुर बांध की दाई नहर से 59,100 हेक्टेयर व बाही नहर से 12,700 हेक्टेयर खेती की जमीन की सिंचाई होती है। कमांड एरिया में गेहूं व सरसों की फसलें होती है, लेकिन इस बार पानी मिलने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। जलदाय व जल संसाधन विभाग 15 सितंबर तक बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसी के बाद पेयजल व सिंचाई की प्लानिंग की जाएगी। दोनों विभागों ने जोनल स्तर पर अफसरों से रिपोर्ट तलब की। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर सरकार से बजट मांगा गया। बिसलपुर की बात करें तो इसमें केवल मार्च से पहले सप्ताह तक का ही पानी बचा है। बारिश नहीं हुई तो पानी की कटौती की जाएगी। 5 राज्यों में 2020 के होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों ने कमर कस ली। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव से दूर रहने और अपने अध्ययन अवकाश को बढ़ाने का फैसला किया। इसके अनेक जल्द ही किसी राजनीतिक संगठन में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल का शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टियां रणनीति तैयार करने में लग गई, लेकिन कई लोगों की निगाह इस बार किसी राजनीतिक दल से ज्यादा आने जाने रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए जीत मुश्किल हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वापसी करने जा रही है और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने वाले के लिए नए चेहरे की तलाश में है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया और अगले साल मार्च से पहले कोई असाइनमेंट नहीं लेंगे। सत्र ने कहा वह अगले साल तक किसी भी पार्टी में अंदर या बाहर से कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। पीके ने ऐलान किया कि वह जो काम करते थे या करते आ रहे अब वह नहीं करेंगे। उन्होंने क्या करने का प्लान बनाया, तो इसके बारे में कुछ भी कहने का समय अभी काफी शुरुआती है। ऐसे में इसका मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कोई भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं है। सूत्रों का कहना है कि उनका ये ब्रेक मार्च 2022 के बाद भी आगे जारी रहेगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। राजस्थान में अब बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से लंबित मार्गों को लेकर 10 सितंबर को प्रदेश भर में बेरोजगार विधानसभाओं का घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार से लिखित समझौता हुआ है। सरकार के मंत्रियों ने ही बेरोजगारों की मांग को जल्द से पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अब प्रदेश भर में परेशान बेरोजगार अब सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पिछले लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रही है। इसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है, जो राजस्थान के शिक्षित युवाओं के लिए परेशानी का कारण बन गई। लेकिन सरकार में बैठे लोग सिर्फ बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रदेश का बेरोजगार युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। उपेंद्र ने कहा कि पिछले लंबे समय से राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण आम छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन गया। ऐसे में सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। इसके तहत जो भी व्यक्ति पेपर लीक करता है या फर्जी डिग्री का उपयोग करता है, उसे 10 साल की जेल, उसकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए। साथ ही राजस्थान में सरकारी नौकरी के दौरान इंटरव्यू प्रक्रिया भी समाप्त होनी चाहिए, ताकि आम छात्राओं को योग्यता के आधार पर मौका मिल सके।
जिले में पंचायती राज चुनाव के संपन्न होने के बाद पंचायत समितियों में अपनी अपनी पार्टियों का प्रधान बिठाने के लिए कांग्रेस व भाजपा नेताओं ने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी। सिकराय में भाजपा ने पहले चरण के बाद ही प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी, लेकिन तीसरे चरण के चुनावों के बाद कांग्रेस ने भी सिकराय सिकंदरा पंचायत समितियों के पार्टी एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की एक साथ बाड़ेबंदी की है। दोनों ही पार्टियां निर्दलीय व बसपा प्रत्याशियों से लगातार संपर्क बनाए हैं। ऐसे में जिनके पास अधिक निर्दलीय होंगे उसे पार्टियों का प्रधान बनाना तय है। इसके लिए दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार भाग दौड़ में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टियां अपना अपना प्रधान बनाने के दावे कर रही हैं, लेकिन 4 सितंबर को चुनाव परिणाम के बाद जीतकर आने वाले प्रत्याशियों से तस्वीर साफ होगी। फिलहाल पार्टियां रुझानों में हारने वाले प्रत्याशियों को भी बाड़ेबंदी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने सभी प्रत्याशियों को अजमेर जिले में रखा। सिकराय पंचायत समिति के 21 वार्डों में कांग्रेस भाजपा के 42 सहित कुल 81 प्रत्याशियों में से किसे जीत मिलेगी, यह 4 सितंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही तय होगा। हालांकि चुनाव के बाद आए रुझानों में दोनों ही पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा, इसीलिए प्रधान पद हासिल करने के लिए 3 से 4 निर्दलियों को शामिल करना जरूरी होगा। दोनों ही पार्टी के नेता निर्दलियों से भी लगातार संपर्क बनाकर बाड़ेबंदी कर रहे हैं। जिसके पास ज्यादा निर्दलीय होंगे प्रधान भी उसी पार्टी का बिठाया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे की खबरें। तो ड्रैगन अब बनाएगा नया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर काजिब हो चुके तालिबान ने कहा कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया था। इसी दौरान चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अब इस दौरे का नतीजा तालिबान के गुरुवार को दिए बयान से साफ हो रहा है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है। तालिबान चीन को भरोसा दिला चुका है कि वो उगई मुस्लिमों की कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखेगा। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हालांकि तालिबान ने भारत समेत पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की सरोजमी का इस्तेमाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद्दीन ने इटली के अखबार ला रिपब्लिक का इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने तालिबान और चीन के करीबी रिश्तों का खुलासा किया। मुजाहिद्दीन ने कहा, अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहद खस्ता हालत में है। हमें मुल्क चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है। फिलहाल और शुरुआती तौर पर हम चीन की मदद से आर्थिक हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर फतेह के साथ ही पूरे मुल्क पर कब्जा किया था। 31 अगस्त तक सभी विदेशी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। इसके बाद अफगानिस्तान के तमाम फॉरेन फंड्स को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिया। चीन इस मौके का फायदा उठाता दिख रहा है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 45,624 नए मरीजों की पहचान हुई।
34,665 ठीक हुए और 355 की मौत हुई है। इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 10,597 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये लगातार दूसरा दिन था जब एक्टिव केस में 10,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पहले बुधवार को 10,365 एक्टिव केस बढ़े थे। देश में अब 3.93 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 4 लाख के पार हो सकता है। केरल देश का इकलौता राज्य है जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 32,000 को पार की गई है। मौतों में महाराष्ट्र आगे है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 183 मौतें दर्ज की गई। दरअसल बुधवार को देश में करीब 46,000 मरीज मिले और 509 मौतें दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 32,694 केस सिर्फ केरल में ही मिले, जबकि 173 मौतें दर्ज की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगले 3 साल की ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एनर्जी प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। हाइड्रोजन की कीमत कुछ सालों में कम होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिति को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करेगा। क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से आगे बढ़ना होगा। जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल समस्या है, इससे मिलजुल कर निपटना होगा। मुकेश अंबानी का कहना था कि ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल एनर्जी का बेहद बेहतरीन विकल्प है। हमें क्लीन, ग्रीन और न्यू एनर्जी के दौर में आना होगा। इसका ध्यान में रखकर ही आरएलआई ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी की ग्रीन एनर्जी में अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। कंपनी की 2030 तक 100 GW रिन्यूएबल क्षमता सेटअप करने की योजना है। आगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलार की अहम भूमिका होगी। पर्याप्त स्टोरेज, स्मार्ट मीटर से सोलार को मदद मिलेगी। कार्बन हटाने में ग्रीन हाइड्रोजन का अहम रोल होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने आगे की योजनाओं पर काम कर रही है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने पार्टी नेताओं से अपना नया नेता चुनने के लिए भी कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से ही उनके नाम को लेकर पार्टी में खींचतान चल रही थी। स्थानीय चुनावों में पार्टी की हार के बाद ये खींचतान काफी बढ़ गई थी। हालांकि सुगा ने इससे सब इनकार करते हुए कहा कि वो देश का नेतृत्व करते रहेंगे। आपको बता दें कि सुगा इसी माह अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा करने वाले थे। माना जा रहा है कि जल्द ही किसी नए नेता का चयन इस पद के लिए कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सुगा इस पद पर सबसे कम समय के लिए रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। बता दें कि शिंजो एजी के पद छोड़ने के बाद उन्हें पीएम पद की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त उनके नाम पर 70% से अधिक लोगों की मुहर लगी थी, लेकिन स्थानीय चुनावों में हुई करारी हार के बाद उनको देश के 50% से भी कम लोगों ने पसंद किया था। इसके अलावा उनके ऊपर कोरोना महामारी की रोकथाम सही तरह से न कर पाने को लेकर भी उंगली उठी थी। आपको बता दें कि सुगा शिंजो एबी के बेहद करीबी नेताओं में से एक थे। शिंजो ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। सुगा लोगों को ये भी बताने में नाकाम रहे कि उन्होंने महामारी के दौर में सफलतापूर्वक ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया था। गौरतलब है कि ओलंपिक गेम के आयोजन को उनके पीएम बनने से करीब 1 माह पहले ही आगे के लिए टाल दिया गया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।